बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, एसेट रिकवरी फर्म ब्रॉडशीट जिनके सीईओ कावे मूसवी, उनका इंटरव्यू उसकी बड़ी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि नवाज शरीफ ने उन्हें $25 मिलियन की ब्राइब करने की कोशिश की, रिश्वत के तौर पे पैसे देने की कोशिश की कि अगर ये जो वो इन्वेस्टिगेशन फर्म हायर की गई थी साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और फिर ये मामला वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, 2003 में मुआहदा ख़त्म हुआ, फिर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान पे हट जाने का दावा दायर किया, फिर दावे के बाद बरतानवी जो अदालत है उसमें मुकदमा चला, और इनका ये कहना है कि मुकदमे के दौरान इन्हें ऑफ़र की गई थी और कहा गया था कि अगर वो एवनफील्ड अपार्टमेंट के मामले को न दोबारा री इन्वेस्टिगेट करवाएं तो $25 मिलियन जो है वो ये ले लें। इस हवाले से नून लीग का मौक़िफ़ भी सामने आया है, नवाज शरीफ साहब की फैमिली का, हुसैन नवाज साहब का। उनका ये कहना है कि अंजुम डार, जिसका नाम लिया है मूसवी साहब ने, कि वो ये लेकर आए थे ऑफ़र, कि वो इनके भांजे नहीं है। बारकैफ इस पर काफ़ी ज़्यादा सियासी सहाफ़ती हलकों में बहस हो रही है, और आज भी वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में, जिसकी तफसीलात शेयर करते हुए वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज साहब ने यह कहा कि ये जो ब्रॉडशीट स्कैंडल है, इस हवाले से अब बैनुल वज़ारती कमेटी बनाने का फैसला किया है वफाकी काबीना ने, जो इसके चीदा चीदा नुकात और हक़ाइक़ सामने लेकर आएगी। ये 2000 में हमें जो पता चला है कि ये मुआहदा तय पाया था हुकूमत पाकिस्तान और ब्रॉडशीट कंपनी के दरमियान, उसके बाद और ये तय हुआ था कि नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो, शहीद साहबा और इसके अलावा दीगर लोगों के असासों के हवाले से खोज लगाई जाएगी। फिर वो मुआहदा 2003 में ख़त्म कर दिया गया। बारकैफ अब उसका जो हर्जाना है वो भी बहुत बड़ा है, और $2,87,00,000 जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को पे करने होंगे, जो फैसला सामने आया। और ये शुनीद है कि हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से लंदन हाई कोर्ट भी जा रही है। इस मामले पर ज़रूर बहस करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है, इसकी तहरीक गुज़श्ता कल मालाकंड में एहतजाजी रैली हुई, और आने वाले कल लोरालाई में रैलियां हो रही हैं, लेकिन इबाम पाए जाते हैं इनकी पॉलिसीज़ के हवाले से। मौलाना साहब का इसरार है कि पिंडी जो है वो लॉन्ग मार्च जाएगा, पीपल्स पार्टी का कहना है ये कि इस्लामाबाद जाएगा, होगा क्या ये भी जानेंगे, और PDM का मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से आज हमने अपना प्रोग्राम को जो है शेप अप किया है। पहले हिस्से में हम पॉलिटिशियन से गुफ्तगू कर रहे होंगे, और दूसरे हिस्से में एक एनालिसिस आपके सामने लेकर आएंगे। जो पॉलिटिशियन मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियात मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शरीक गुफ्तगू हैं, इनसे आपका तारुफ कराते चले। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सहर कामरान साहबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, उनकी मरकजी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर साहबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। अहमद जवाद साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ने हमें स्टूडियो से में ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। दोनों मोस्ट मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आपकी इजाज़त से अहमद जवाद साहब आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगा। सर, आज वफाकी काबीना में यह फैसला हुआ है कि एक बैनुल वज़ारती कमेटी बनाई जाएगी। मैं जानना चाहूँगा उसका क्या मैंडेट होगा। जो शिबली फराज साहब कह रहे थे कि जो चीदा चीदा नुकात हैं, हक़ाइक़ हैं, वो मंज़र-ए-आम पर लाए जाएंगे, कुछ इस हवाले से बताएंगे। ये मामला 2003 में ख़त्म हो गया, 2020 में ये इंटरव्यू सामने आया है, और अब $2,87,00,000 भी देने हैं। कुछ इस हवाले से भी खबरें हैं कि वो अकाउंट्स भी फ्रीज़ कर लिए गए हैं। हमारी ब्रिटिश हाई कमीशन में कोई ये पैसे पड़े हुए थे, और वो फ्रीज़ होकर अब वो पैसे भी चले गए हैं। कुछ इस हवाले से बताएं कि क्या पोजीशन है इस वक्त। देखें अनवार, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसमें जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। ठीक, उसमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हमने कोई ऐसी कोई कंपेन करनी है किसी के अगेंस्ट, या हमने कोई उसको मैनिपुलेट करना है या एक्सप्लॉइट करना है। बेसिकली एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट उनकी ये है कि हक़ाइक़ सामने लाए जाएं, ताकि कौम को पता चले कि इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि आपको पता है ये असल में स्टार्ट कहाँ से हुआ। जैसे ही ये फैसला आया, उसके फ़ौरन बाद PMLN की तरफ से जो नैरेटिव पेश किया गया, उन्होंने इसको एज ए अपनी विक्ट्री डिक्लेयर किया। उन्होंने अपने आप को सुरखरू करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद जो है ये जो ब्रॉडशीट के CEO साहब का आया, तो ये तो बिल्कुल अपोजिट आ गया जी। अब इसमें देखें इनवार, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि 3 दफ़ा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, और एक ब्रिटिश फर्म का CEO मीडिया के अंदर ओपन उस पे इल्ज़ाम लगाए कि मुझे रिश्वत की ऑफ़र इसने की है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि
इंग्लैंड के अंदर कोई भी इस किस्म का रिस्क नहीं लेता, इसलिए कि उसने जो $25 मिलियन उठाए हैं ना यहाँ से, ये इसको डैमेजेस में देने पड़ जाएंगे अगर ये साबित ना कर सके। ठीक है। यानी अगर PMLN समझती है या नवाज शरीफ समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा है बंदा, या ये कोई मीडिया ट्रायल करने की कोशिश कर रहा है, या इसका कोई एजेंडा है, तो बड़ा आसान तरीका ये है कि नवाज शरीफ जब वहीं पे बैठे हुए कोर्ट में चले जाएं, उस पर हतक इज्जत का आप दावा कर दें, और एक 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर, तो बड़ा जबरदस्त केस बनता है कि ये देखें मेरी एक रेप्यूट के ऊपर इसने इतना बड़ा क्वेश्चन अब साबित करे। अच्छा, उसी इंटरव्यू में वो ये भी कहते हैं कि अगर हुकूमत, मौजूदा हुकूमत यानी आपकी हुकूमत अगर चाहे तो अभी भी वो काम करने के लिए विलिंग है, ब्रॉडशीट, और वो कहते हैं बहुत से बिलियंस डॉलर पड़े हुए हैं, वो हम निकाल कर दे सकते हैं। देखिए अनवार, इसमें इसकी जो हिस्ट्री है, ये मुशर्रफ साहब ने स्टार्ट किया, ठीक है, उसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अगेंस्ट और PMLN की लीडरशिप के अगेंस्ट ये स्टार्ट हुआ। इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर NRO आ गया। फिर मुशर्रफ साहब ने जब NRO दे दिया तो जाहिर है कि NRO के बाद फिर ये केस जो था उन्होंने विड्रॉ करने की कोशिश की ब्रॉडशीट से, और वहाँ से जो है फिर एक ब्रॉडशीट के साथ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट जो उन्होंने साइन किया हुआ था, उसकी वायलेशन हो गई। अब आपको पता है ब्रिटिश लॉज वहाँ पे तो आप इस तरह से नहीं, यू कैन नॉट जस्ट गेट अवे, तो वो केस वहाँ से चलना शुरू हुआ, और 2016 में दोबारा इन्होंने जीत लिया और इन्होंने पैसे मांगे जो कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उस वक्त PMLN की, उन्होंने वो नहीं दिए, और जब ये ओवर द ईयर्स ये जारी रहा तो इसके ऊपर पेनल्टीज और फाइन बढ़ते गए। 2018 में दावा किया कि शहजाद अकबर साहब से भी उनकी कोई मुलाकात हुई। देखिए शहजाद अकबर साहब के पास जो पोर्टफोलियो है वो तो है ही एहतसाब के हवाले से, उसमें वो इंटरनेशनल फर्म से भी मिल सकते हैं, वो ब्रॉडशीट से भी मिल सकते हैं, वो जो जो भी पॉसिबल है, क्योंकि देखें उनकी तो एक जिम्मेदारी ये है कि एहतसाब के हवाले से आपने बाहर से पैसा लाना है, ठीक है ना, वो तो एक इम्पॉर्टेंट उनकी असाइनमेंट है, उसमें वो ये सब कुछ करेंगे। लेकिन देखें इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम जो है एक CEO ब्रिटिश कंपनी का जो है एक प्राइम मिनिस्टर के 3 दफा रह चुका है उसके ऊपर लगाता है, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर उसका कोई जवाब नहीं देगा अदालत में? क्या वो अदालत के पास नहीं जाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त PMLN की नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन जरूरत है PDM में शामिल जमात है, ये है जी वो NRO, जिसके अक्सर आप लोग कहते हैं कि NRO जो है वो कैसे, कौन मांग रहा है, किस तरह हो सकता है, ये उसकी एक शक्ल है कि कंपनी हायर की गई एसेट रिकवरी, और जब वो करीब पहुंचे तो मुआहदा ही खत्म हो गया, और उसकी वजह ये थी कि जी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। सबसे पहले अनवर हुसैन साहब, मैं ये कहूँगी कि हम रोज़ाना एक नया इशू ढूंढते हैं, इससे जो असल मसाइल हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। हज़ारा वाक़या भी ज़िंदा रहेगा, उसका दुख दर्द भी ज़िंदा रहेगा, उसकी तकालीफ भी ज़िंदा रहेंगी, और आज पाकिस्तान के अंदर जो माशी बदहाली है, जो गुर्बत है, जो मसाइल है, वो भी रहेंगे। आज पाकिस्तान की आवाम जो है इस बात के लिए नहीं बैठी कि वज़ीर आज़म साहब जो है एक और कमीशन बना दे, वही देखना चाहते हैं कि आपने तो बोला था कि मैं जी 200 अरब लाऊंगा, मुंह पे मारेंगे इनके जो अभी वजीर बैठे हुए, इस किस्म का आपने एक हिजान अंगेज़ कैफियत आपने तारी की हुई थी, और आज भी आपका जो परफॉर्मेंस है वो नील है, और आपका जो एक पूरा इन्हिसार है वो प्रोपेगेंडा पर है। ये जिस आप बात कर रहे हैं, नहीं मैं बिल्कुल कहूँगी, देखिए बात ये कि हाँ बता रही हूँ ना कि सोशल मीडिया पे आप ये देखें कि पूरी डिटेल्स में जाए ना, मुझे तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले एहतसाब नैब का कब होगा। ये जो पैसे दिए हैं डिग करने के लिए प्रॉपर्टीज, ये बात कर रहे हैं कि जी 2000 में आपने मुआहदा किया, 2005 तक तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो जेर हिरासत थे, ठीक है, 11 साल जिंदगी के उनके जो है वो जेर हिरासत गुजर गए। तो अगर आपके पास आपने कौन सा जो है वो NRO, किस चीज़ का हमने फ़ायदा लिया, और इसके लिए तो आपको बुलवाना चाहिए था कोई PMLN का जो है नुमाइंदा, ताकि वो आपको सही जवाब दे सकता। लेकिन मेरा जो एज ए पाकिस्तानी जो सवाल है, मैं ये कहती हूँ कि शहजाद अकबर साहब के जो विजिट्स हुए, क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ और क्या हासिल वसूल हुआ? क्या ये जो पैसे दिए गए इस जो है वो प्रॉपर्टी डिग करने के लिए और इस तरीके के केसेस बनाए गए, वो उनके ऊपर भी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? जो जुर्माने हैं क्या उन पे भी अकाउंटेबिलिटी होगी, या पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो पूरा हम इसी तरीके से इस तरह के इश्यूज के ऊपर ज़ाया करेंगे जिसका हासिल वसूल कुछ नहीं? अब मुकदमा करेंगे, मुकदमे में पैसे देंगे, वकला को पैसे देंगे, मुझे बताएं आपको हासिल वसूल क्या हुआ? कौन ये हक देता है नैब को कि इस किस्म के मुआहदे करे और इस किस्म की डील्स करे जो बेसिकली बाद में फ्रॉड
साबित हों। ठीक है, उस इंटरव्यू के और भी बहुत से पहलू हैं। उस इंटरव्यू के ये भी पहलू हैं कि इसके अंदर जो है 200 अफराद थे। उस इंटरव्यू के ये भी पहलू हैं कि उसके अंदर वो लोग जिनको डिक किया गया, और या जिनके जो ऐसे भी लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म के दिफाई मुआहिदों में भी थे, आप ये बताएं कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये पॉलिटिशियंस को अंडरमाइन करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए इस किस्म की फॉर्म्स को हायर करना, कि अगर इस पे हर जाने का दावा कर दिया जाए, आप भी बाहर रही हैं, तो उनको तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बात ये इस वक्त तो देने पड़ रहे हैं ना, मुझे तो इस देने की अकाउंटेबिलिटी चाहिए। देखिए एक मिनट जनवाल साहब, मैंने बहुत इत्मीनान और तहम्मुल से बात सुनी थी, मुझे आप बात मुकम्मल करने दें। मुझे आप ये बताएं कि आज जो नैब का किरदार है, जिस पे पाकिस्तान की आला अदलिया सवाल उठा रही है, जिस पे ह्यूमन राइट्स वॉच सवाल उठा रही है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन सवाल उठा रही है, जो तरीकेकार है, देखिए नैब के प्रेशर के अंदर या नैब के जेर हिरासत लोगों की अफवाह हो रही है, लोगों को बदनाम किया जा रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, ह्यूमन डिग्निटी अंडरमाइन हो रही है, और एक शख्स को इतनी पावर्स दे दी गई हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। देखिए परवेज मुशर्रफ ने जिसने नैब बनाया, एक ऑनरेबल सेनेटर रही है, आपकी 5 साल की हुकूमत आई, नून लीग की आई, तो खत्म कर देनी थी ये पावर्स। हाँ बिल्कुल, देखिए पीपल्स पार्टी चाहती थी, और ये मैं बताऊं कि मैं बता रही हूँ, पीपल्स पार्टी चाहती थी, लेकिन क्योंकि हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं, बहुत अहम बात एनआरओ की हो रही है ना, इस वक्त की हुकूमत को एनआरओ नहीं मिलेगा। आज जो पाकिस्तान को नुकसानात हुए हैं, जो पाकिस्तान की एयरलाइन तबाह हुई है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हुई है, ये जो अभी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है, ये जो आप समझते हैं कि इसके साथ पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जुड़ी हुई नहीं है, इसके साथ जो है इकोनॉमिक लॉसेस जुड़े हुए नहीं है, ये तमाम चीजें आप इनको जो है ओवरशैडो नहीं कर सकते। ये हकायक है, ये जितने नुकसानात पाकिस्तानी कौम को पहुंचे हैं इन 2.5 सालों में, आपको जवाब देना होगा, और उसका एनआरओ उस पे मैं देने के लिए तैयार हूं। इस पे चलो लेकिन जवाब तो ले रहे हैं इनसे, एनआरओ नहीं मिलेगा जी आपको। ये तो जी कह रहे, आप कह रहे कि एनआरओ नहीं देंगे, ये कह रहे अब आपको एनआरओ नहीं मिलेगा 2.5 साल की कारकर्दगी पर। अच्छा, इसमें 2-3 जो सवालात उठाए हैं सेनेटर साहिबा ने, देखें उसमें सबसे पहला जो है नैब के हवाले से, जी उन्होंने कहा ये $2 करोड़ जो है, एक मैं आपको जो बड़ा एक ग्लेयरिंग आपको कंट्रास्ट नजर आएगा, नैब की क्या कारकर्दगी है उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है। पिछले 10 साल में 2018 से पहले नैब ने टोटल रिकवरी, जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पीएमएलएन की हुकूमत थी, 106 अरब रिकवर किया। 106 अरब 10 सालों में जी। 2018 से लेके अब 2021 में हम दाखिल हो चुके हैं, पीटीआई के इस 2.5 साल के अरसे के दौरान 360 अरब नैब ने रिकवर किए। 360 अरब जी, ये स्टेटिस्टिक्स मौजूद है, मतलब मैं ये कोई अपनी जेब से नहीं निकाल के दे रहा, ये आप चेक कर सकते हैं इनकी ऑथेंटिसिटी जो है। देखें, एक तो ये हम जब नैब के ऊपर हम कहते हैं, ठीक है, नैब का एक रोल ही ऐसा है कि जिसने जब भी आप देखें, एक आप कहते हैं अपोजिशन को क्यों कर रहे हैं, देखें उन्हीं लोगों को करना है ना जो हुकूमत में है, जो हुकूमत में नहीं थे उनका तो एहतसाब नहीं होना ना। लेकिन जो अब हुकूमत जो उन पे भी वॉच डॉग तो है ना, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए है ना। आप देखें क्या अलीम खान के ऊपर नहीं हुआ, क्या सप्तैन जो है मियाँ वाली के जो हैं उनके खिलाफ नहीं हुआ, आजम स्वाति के हवाले से नहीं हुआ। देखें, जो भी अगर कोई है, कोई इल्ज़ाम है, तो वो पीटीआई के लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए और होता है, इसमें कोई ऐसा। अहमद साहब, उनका ये कहना है कि ये फिर नैब ही या और प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने इसको क्लोज कर लिया ना, तो कहने वो जो $2 करोड़ 87 लाख हैं वो तो अब कौमी खजाने से ही जाएंगे ना। नहीं, वो जाएंगे तो सही, लेकिन आप देखें उसकी हिस्ट्री भी क्या है, उसमें तो देखें इनकी अपनी हुकूमत के 5 साल गुजरे। पीपीपी आई एम सेइंग कि जो लोगों का टैक्स पेयर मनी है वो तो जाएगा डाउन द ड्रेन। देखें वो भी अगर जाएगा तो जब मुशर्रफ साहब ने तो ठीक है वो विड्रॉ कर लिया, लेकिन उसके बाद 2 दौरे हुकूमत आए, 5 साल का पीपल्स पार्टी का दौर, 5 साल का पीएमएलएन का दौर, तो अगर उसके साथ कुछ सेटलमेंट की जाती और उसको इस तरह से इग्नोर ना किया जाता तो आज वो पेनल्टीज जमा होते होते वो जो है $25 मिलियन तो ना पहुंचता ना, लेकिन उसको बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं किया गया और अल्टीमेटली भी ब्रिटिश कोर्ट ने उसको आपके खिलाफ डिसीजन दे दिया। अब दूसरा कारकर्दगी पे वो कह रही है कि कारकर्दगी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की उन्होंने बात की। अच्छा देखें, कारकर्दगी हुकूमत की मेरा ख्याल है कि दुनिया में किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी मेजर करने के पैरामीटर्स जो हैं वो सेम ही हैं। आप इसको एक स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट से नहीं कह सकते कि अच्छी या बुरी, इसको मेजर करने का एक तरीका है। आप स्टार्ट हो जाएं इस मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि पीटीआई ने जब टेक ओवर किया था पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था $19 बिलियन का, आज हम सरप्लस में हैं।
आप फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर आ जाए, मैं और चीज़ों पे नहीं जाता, मैं रीसेंट आपको 6 महीने की बता देता हूँ सिर्फ, जो है कि फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में 72 ईयर्स में 6 महीने तक $2 बिलियन प्लस रिकॉर्ड, ठीक है। 6 महीने पिछले ही आप देख लें, मैं ये 6 महीने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा टफ पीरियड था, ये बड़ा चैलेंजिंग पीरियड था। आपका नेक्स्ट डोर जो इंडिया है, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी इस वक्त इकॉनमी जो है 1952 के बाद सबसे खराब तरीन सतह के ऊपर है। वाई? बिकॉज ऑफ कोरोना चैलेंज इकोनॉमी। कल बिलावल साहब कह रहे थे कि हमारे तो अफगानिस्तान से पीछे जीडीपी ग्रोथ हो गया। मैं यही बता रहा हूं आपको कि इसीलिए मैं इन 6 महीनों का जिक्र कर रहा हूं। इन्हीं 6 महीनों के अंदर पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग बेसेस हैं, फैसलाबाद, सियालकोट, वहां पे अगले 6 महीने तक फुल कैपेसिटी के ऊपर ऑर्डर्स बुक एंड दे कैन नॉट टेक मोर ऑर्डर्स, यानी और स्किल्ड लेबर की कमी है और इस वक्त कैपेसिटी बढ़ाने की वहां पे जरूरत है। ठीक। स्टॉक एक्सचेंज आपका पिछले 6 महीने, मैं बार बार 6 महीने इसलिए कह रहा हूं कि ये वही टाइम है कि जिसमें इकोनॉमीज जो हैं वो कोलैप्स हुई हैं, आपके साथ हुई हैं। आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है, आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 45,000 इंडेक्स क्रॉस कर चुका है, जो पिछले 3 साल का हाईएस्ट है। लेकिन कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से जी, इन्फ्लेशन, अच्छा, इन फूड इन्फ्लेशन में ये अभी कल ही असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट टाइम, ठीक है। मैं मानता हूं कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में गया, लेकिन ये जो आप रिवाइवल इस इकोनॉमी का कर रहे हैं, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना शुरू हो गया है। पिछले 2 महीने में फूड इन्फ्लेशन आपका कम हुआ है, लेकिन चीनी की कीमतें कम होकर फिर ज्यादा भी हुई। जी देखें, ये चैलेंजेस हैं हमारे सामने, और अब ये एक मैं समझता हूं कि एक आखिरी चैलेंज है। आप जितने चैलेंजेस, अच्छा, पीडीएम को चैलेंज ही समझते हैं, आखिरी चैलेंज है महंगाई। देखें पीडीएम तो देखें आपने आखिरी चैलेंज महंगाई है। मैं तो सबर शुक्र से सुन रही हूँ। देखिए बात ये है कि ये सिर्फ एक अगर इजाजत दें, ये ऐसी हुकूमत है जो साइबर स्पेस में रहती है, जो बयानिए में रहती है, जो बयानिए में रहती है, जिसका हकीकत यानी आप आज इस्लामाबाद में सारी एक एक चीज मैंने जो बोली है, आप इनके फिगर्स को चैलेंज करते हैं। मैं इसको कहता हूं आप स्टेट बैंक से चेक कर लें, स्टैटिस्टिक ऑफ पाकिस्तान से चेक कर। आप ये बताएं, आपके बैरून मुल्क जो पाकिस्तान रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, वो कह रहे हैं। देखिए मैं ये बता रही हूं, $2 बिलियन 6 मंथ्स, देखिए फर्स्ट टाइम हुआ है। बात ये रेमिटेंसेस में नहीं हो रहा, जब आप हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप जो है वो अपने बॉन्ड्स को जो है वो आप फ्लोट करते हैं। नहीं, इंटरेस्ट रेट तो कम किया हमने, मैम, वो तो कम हुआ ना, 13% से हम 7% पे ले आए हैं। अभी भी इट्स हाईएस्ट, अभी भी इट इज हाईएस्ट, 7% पे आ गया है। अभी भी ये पिछले 10 साल का लोएस्ट है। देखिए अभी भी इट इज हाईएस्ट, और आप ये देखें कि इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट के अंदर है। इस वक्त आपका जीडीपी -4 है। इस वक्त जो है 1 करोड़ 40 लाख लोग बेरोजगार हैं। 1 करोड़ 40 लाख जी, और ये फिगर कहां से है? 1 करोड़ 40 लाख लोग बेरोजगार हैं। और आपको ये मैं बताऊं कि आप अभी इस्लामाबाद में जाएं, आप कहीं पे देखें, आपको मजदूर बेरोजगार कहीं ना कहीं बैठे हुए नजर आएंगे। हर तबका आपका एहतजाज कर रहा है। दिहाड़ीदार तो हमेशा ही बैठे होते हैं जी इस्लामाबाद में। इसलिए कि दिहाड़ी नहीं है, इसलिए कि कारोबार नहीं चल रहा। देखें बात यह है कि आप एक दिन आपने तो कौम को लगाया लंगा खाने पे। बात माने ना मेरी बात माने, आप गैलप का सर्वे आया ना, देखिए बात गैलप का सर्वे इनके बारे में भी आता है। अच्छा, अभी नवाज शरीफ के बारे में आया था ना, जो कि अच्छा था। बात यह है कि या तो आप 47%, ये अब मुझे बात मुकम्मल करने दें। देखिए बात यह है कि आप जो है ये देखें कि इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के कैपिटल में जराइम में इजाफा हो गया है। ठीक है, 3 घंटे में 3 डकैतियां होती हैं। आपका जो है मैशत से हम जराइम पे जाएं तो उस पर भी आते हैं। मैं तो मैशत की बात कर रहा था, मैं मैशत की बात ही कर रही हूँ। देखिए इसलिए कि आपकी बेरोजगारी बढ़ी है। कैसे, किस तरह? बात ये कि आप तो ऐसी दुनिया में रहते हैं, आपको ये नहीं पता कि आप उस दुनिया में हमें ले आए ना जहां पे आप कहते हैं कि कब हुई है। कोई ना कोई आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं या कोई स्टैटिस्टिक्स, नहीं प्लीज आप तहम्मुल करें, मैं आपकी बात में नहीं बोलती, आप मुझे मेरी बात बात की है बीच में से, और फिर आप कह रहे हैं। देखिए ये तरीका नहीं है। चलो वन बाय वन, नहीं ये तरीका नहीं, वन बाय वन। आप ये बताएं, आपने कहा कि ये 1 करोड़ 40 लाख आपसे बात कर रहा हूं, मैं ये जानना चाहिए फिगर्स आपकी कहां से ना आए? जी नहीं, मैं यहां पे सोर्स क्या है? नहीं, मैं यहां पे बैठने के लिए तो नहीं आया ना, मैंने बात करनी है। आप सोलो कर ले, आप सोलो प्रोग्राम कर ले, मैं उठ जाता हूं। नहीं, आप मैं उठ के चली जाता हूं। नहीं, अगर आप पूरा टाइम मिलेगा दोनों को। आइए श्योर एज एन एंकर ऑफ द शो, आपको पूरा अभी तक तो आपके कारकर्दगी के ऊपर चल रहा है। कारकर्दगी के ऊपर उन्होंने इतने सवाल उठाए, मैंने बताना शुरू किया तो देखिए बात यह है कि किस लिए जराइम में इजाफा हो रहा है, इसलिए कि लोगों के पास रोजगार नहीं
नहीं है, इसलिए कि हर चीज लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है, इसलिए कि इनको ये एहसास नहीं है कि आज जो है लोगों की नौकरियां चली गई। हाँ, बनी गाला का घर जरूर 12 लाख दे के रेगुलराइज हो गया है, जिसका पहले इन्होंने झूठा एनओसी दिया था। इन्होंने कहा नैब की कार्रवाइयां दोनों तरफा हो रही हैं। मुझे बताएं कि बिलियन ट्री सुनामी में कितनी जो है गिरफ्तारियां हुई, ये बताएं कि जो बीआरटी में कितनी गिरफ्तारियां हुई, उस पर इन्होंने स्टे ले लिया। एहतसाब का इदारा केपी पे इन्होंने खत्म कर दिया। ये बताएं कि ये जितना जो अलीमा बाजी का इशू था, ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसको क्यों इन्होंने 6 साल से रोका हुआ है? 6 साल से रोका हुआ है। ये पूरा करप्शन का एक कारोबार है जो ना तजुर्बेकारी की आड़ में चल रहा है। इजाजत है जी जी, आप तहम्मुल के साथ जी है ना। बीआरटी की इन्होंने बात जी, मैं आज इनको कहता हूं एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। हाँ। मैं इनको लिंक भी दे दूंगा, वहां पे जाके आप देखें कि इसकी जो कॉस्ट थी, जो पहले दिन थी और आखिरी दिन तक, इसमें $1 का भी इजाफा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी प्राइस में, इसकी कॉस्ट में कहते हैं 27 अरब से। ये चैलेंज करता हूं मैं। अच्छा, अनवारुल हसन साहब, आप अगर ये इसको कंट्राडिक्ट करें ना, मैं कहता हूं कि मैं चैलेंज करता हूं नेक्स्ट प्रोग्राम में इनको कहें कि लिंक सामने रख देते हैं, आप कैमरामैन को दे दीजिएगा और दिखा दीजिएगा, ठीक है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर $1 का उसमें इजाफा नहीं, कोई और एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब बताएं दूसरी चीज देखें, एक और जो परसेप्शन करते थे कि ये डिले हो रहा है, कैन यू इमेजिन कि इसकी कंप्लीशन डेट क्या थी? दिसंबर 2021, रिटन इन एडीबी's वेबसाइट, और उसमें कभी रिवाइज नहीं हुई। आपने तो साल पहले कंप्लीट कर लिया। खटक साहब ने पहले वो एक पॉलिटिकल उनकी एम्बिशियसनेस कह लें कि उन्होंने ये कहा जी कि हम जल्दी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको वो बात कर रहा हूं, ठीक है, ये तो एडीबी की वेबसाइट में 1 करोड़ 40 लाख लोग बेरोजगार हुए। अच्छा देखें ना, अब हवा में बातें करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने जितनी आपको स्टेटिस्टिक्स दी हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि वो तमाम की तमाम स्टेटिस्टिक्स ये मुझे चैलेंज कर दें, मुझे उसकी बता दें कि मैंने गलत दी है, जितनी मैंने आपको दी है। मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है कि हम जो है चांद पे पहुंच गए हैं या हमने ये कर दिया है? मैंने आपको फिगर्स दी हैं, ठीक है ना। अब अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात करती हैं तो दे शुड कम अप विद समथिंग, कोई तो सोर्स लेके आए ना। सिर्फ इस बात पे बिलीव कर लें क्योंकि सेनेटर साहिबा ने टॉक शो में कह दिया जी कि 1.5 करोड़ लोग जॉबलेस हो गए हैं। अक्टूबर में जब कोरोना का दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई है, पाकिस्तान के 90% लोग जिनको जॉब्स वगैरह कोरोना के लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठ गए थे, 90% ऑफ देम दे केम बैक ऑन द जॉब्स। मैं आपसे कहता हूं आप सियालकोट और फैसलाबाद में जाएं, वहां पे स्किल लेबर की शॉर्टेज है। ठीक है, तो आपने नुकता कहा जी। बिलियन ट्री का भी दे दूं। सुनामी देखें, बिलियन ट्री सुनामी दुनिया की 3-4 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने उसका ऑडिट किया है। फ्रांस बेस्ड है, अमेरिकन बेस्ड है, ठीक है। मैं उसके भी लिंक इनको दे देता हूं, और वो पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट को वो ऑडिट करती हैं और उसके बाद उन्होंने इसको एक सक्सेस स्टोरी करार दी। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आते हैं, ये बताइएगा पीडीएम मौजूद है इस वक्त या किस्सा पारीना है? देखिए, पहली बात ये कि पीडीएम मौजूद है और पीडीएम से जो इनको घबराहट है ना, वो भी मौजूद है। अब आप ये देखें कि वजीर आजम आप पिंडी जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रही है, पहले बताएं। मौलाना साहब तो कह रहे हैं पिंडी जाने, आप लोग कह रहे हैं इस्लामाबाद जाना है। देखिए, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं और मौलाना साहब को अगर जेयूआई को उससे पहले पिंडी जाना पड़ा तो वो भी जाएंगे, अकेले जाएंगे। वो देखिए, अगर उनको जाना पड़ा, मौलाना साहब के जो इश्यूज हैं मौलाना साहब ने बता दिए हैं, ठीक है। इस वक्त और पीडीएम का जो फैसला इस वक्त है, मौलाना साहब नहीं, आप सबके तो इकट्ठे इश्यूज हैं। नहीं, बिल्कुल, देखें प्लीज, जो हमारे एक टाइमलाइन तय है हर चीज़ की, ठीक है, और हर फैसला जो है वो मुतफ़िका तौर पर होता है मुशावरत के साथ। और मैं समझती हूँ कि जो पीडीएम की घबराहट है ना, पीडीएम की घबराहट नजर आ रही है बहुत ज्यादा। पीडीएम की घबराहट नजर आ रही है हुकूमत को। और मैं ये भी बता रही हूँ कि भाई उनको मुस्कुराने दें, वजीर आजम के हाथ पांव फूले हुए, वो इस चक्कर के अंदर जो है वहां पर नहीं गए हजारा के कम्युनिटी के जो है मुतासिरीन से मिलने के लिए कि उनको किसी पीर ने, किसी जोशी ने, किसी नजूमी ने कह दिया कि अगर आप जो है, अगर आप तस्वीर से पहले आप कहीं चले जाएंगे तो आपकी जो हुकूमत चली जाएगी। तो और क्या बात थी कि वहां पे जो है आप ये देखें कि यानी आप तदफीन हो आपने करवा दी, उसके बाद भी आप लोगों को बुला रहे थे। नहीं, देखिए, वो मामला सेटल नहीं हुआ। 8 फैमिलीज ने मिलने से इनकार कर दिया वजीर आजम से। वहां पे वो कहते हैं ना कि शायद तदफीन होने के बाद जो गया, अब तो मातम है वहां पे, वजीर आजम की संकली का मातम है। जी, पीडीएम पे मैं आपको बता रही हूँ, इस वक्त आप पीडीएम
के साथ साथ आप ये देखें, इस वक्त आप चले जाएं पार्लियामेंट हाउस के बाहर हर तबका एहतजाज कर रहा है। डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं, पेंशनर्स एहतजाज कर रहे हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। और पीडीएम इस वक्त अकेली नहीं है, पीडीएम के साथ साथ अवाम है, अवाम का प्रेशर है, सिविल सोसाइटी है। इसलिए कि जो हुकूमत इस नहज पर ले आई है पाकिस्तान को कि आपको हर जगह पे तबाही नजर आ रही है, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात तबाह है, पाकिस्तान का कारोबार आपने कारोबार से आपने अब सियासत की बात किया, मैं इनसे जवाब लेता हूं। सर ये तो कह रही है पीडीएम पे आपकी बहुत सी घबराहट है और प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये तो जो तहरीक है वो फौत हो चुकी है। तो ये तो इंतहाई आवाम जो है, लोग तो बड़े कंफ्यूज हो गए, कह रहे हैं इनकी घबराहट है। और वैसे इस्लामाबाद में लोग एहतजाज मैं आपको एक और भी बात बता दूं, और आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आखिरी चैलेंज महंगाई है। एक और भी बता दूं कि ये जो हमारे इस्तीफों से पहले वजीर आजम का इस्तीफा आ जाएगा, आप ये रिकॉर्ड पे आप इधर लिख लें, आप लिख लें, आप रिकॉर्ड पे आज की तारीख में। आपकी बात रिकॉर्ड हो गई है वैसे। ठीक है, देखें सबसे पहले पीडीएम के ऊपर आ जाते हैं। घबराहट है आपको? देखें आप इसको मैं वो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ पीडीएम का अभी तक की जो उसकी प्रोग्रेस है वो मैं सिर्फ बताना चाहूँगा। जो इनका नैरेटिव है या जो ये समझते हैं कि अवाम जो है इस वक्त तंग है, बेचैनी पाई जाती है, मुझे ये बताएं कि कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी 2 करोड़ अनएम्प्लॉयड लोगों की जिनका ये जिक्र करते हैं कि पीडीएम ने कहा कि इस मुल्क के खिलाफ एहतजाज करना है। आप मुझे बताएं मुल्क के खिलाफ सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ चले। अब आप बोल रही हैं, अब आप बोल रही हैं जी, आपने गलत बात बोली ना, आपने गलत बात की ना। तो तहम्मुल से ना, ये तो आप मुझे दे रही थी ना लेक्चर, मैं अब आपको दे रहा हूं ना कि आप मेरी बात सुने। देखें कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी कि 1.5 करोड़ या 1 करोड़ लोग जो जॉबलेस हो गए थे, अनएम्प्लॉयड थे। आप देखें कि कोई अनएम्प्लॉयड आदमी जो है वो कितना डेस्परेट होता है, वो एहतजाज भी करना चाहता है। पीडीएम ने इतना बड़ा फोरम प्रोवाइड किया और लाहौर का जलसा आपके सामने है, जो कि इनका एक फाइनल जो इन्होंने कहा था, और जिसमें इन्होंने ये कहा था कि हमने लाहौर का जलसा आखिरी क्यों रखा है, ये एक उनका क्वेश्चन था। और वो आखिरी जलसा आपने देखा उसका क्या हाल हुआ। उसके बाद इन्होंने आर या पार और उसमें इस्तीफों का जो ऐलान किया, फिर आपने देखा कैसे स्प्लिट हुआ। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पे भी आके जो आपने सवाल इनसे पूछा भी था, मैं भी ऑन रिकॉर्ड एक चीज कह देता हूं आज, वो क्या कि पिंडी और इस्लामाबाद, इसके ऊपर इनके ऊपर स्प्लिट आ जाना है कि पिंडी जाना है या इस्लामाबाद जाना है। देखें ये इनका नेक्स्ट चैलेंज है। देखें पीडीएम की तमाम जमातों के स्टेक्स डिफरेंट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेक्स बड़े हाई हैं। अब तो बिलावल साहब जो बाइडेन साहब की तकरीब में जा रहे हैं। देखें मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व्हाई दे शुड गो, ये भी बात सामने आई है कि जरदारी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें कोई अभी जल्दी नहीं है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जाए। और क्यों? देखें उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में अपनी करना है उन्होंने, ठीक है, सिंध में उनकी हुकूमत है, और अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या गेन करेगी? ज्यादा से ज्यादा जिस पोजीशन पे अभी ये उसी पे आ जाएगी ना। पीएमएलएन की प्रॉब्लम है, फजलुर रहमान की प्रॉब्लम है, उनके स्टेक्स कोई नहीं है, तो वो सिस्टम को लपेटना चाहते हैं। बालाकर ने मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल साहब तो मौजूद थे, पहले कह रहे थे कि जी शायद बिलावल पर्ची भी नहीं गए, मौलाना साहब एक्चुअली हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बिलावल साहब सोचते हैं, जलसों की हद तक ठीक है, में क्या तय होता है, जलसों की हद तक ठीक है, बता देती है। लेकिन जलसों की हद तक ठीक है, लेकिन जहां स्ट्रेटेजिक डिसीजन आएगा, इस्तीफों का आया आपने देखा डाइवर्शन, वैसे ये तो आप अगर पिंडी और इस्लामाबाद का आएगा वो भी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि ये इनके दरमियान नहीं हो सकेगा। ये तो मुझे याद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन रिकॉर्ड का कि दिसंबर का महीना ये हुकूमत नहीं देगी। आज 12 जनवरी हम बैठे हैं और अब आपने फिर 31 जनवरी की डेट दी, लेकिन साथ मेरे सवाल सुन लेना, मार्च में इंतखाबात होने हो सकता है, आप दोनों में से अल्लाह करे जो भी अगर एप्लीकेंट्स हो, यू मेक इट टू द सेनेट, तो मामला तो इसका मार्च तक तो सेनेट का इलेक्शन हो गया ना, तो फिर अप्रैल मई फिर आगे रोजे आ जाने, देखिए पहली बात फिर गर्मियां जानी है, पहली बात ये है कि सेनेट के इलेक्शन जो है 11 मार्च को हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि वजीर आजम के इस्तीफे का सेनेट के इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों ने कहा था ना कि हम देखिए 31 दिसंबर जो गुजर गई, 31 जनवरी की डेट है, 31 जनवरी की डेट है, 31 जनवरी से पहले वजीर आजम का इस्तीफा आ जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ कैसे, आप बताइए, तो पहले बिलावल साहब भी बता रहे थे ना, यही मैं बता रही हूँ, मैं या तो मैं बात करूंगी तो आपको बताऊंगी ना। देखिए बात यह है कि इस वक्त इस हुकूमत की जो एक अपनी स्टैंडिंग है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये आप ये देखिए वजीर आजम साहब की बुखलाहट में आपको इस पे बता दूं कि वो जब कोई वाकया हो जाता है तो वो ये नहीं कहते कि कारकर्दगी को देखें, वो तर्जमानों को इजलास बुलाते हैं और जो जितनी ज्यादा तहजीब कमीज बात कर सकता है उसको शाबाश मिल जाती है। देखिए आपने फिर एक दावा कर 31 से पहले आ जाएगा, क्यों ऐसी बातें पहले भी की आप लोगों ने? देखिए
बात हमने गलत नहीं की, बात गलत नहीं की, इस्तीफा आ जाएगा, ये डेट बगैर सोचे समझे नहीं दी भी। देखिए बात ये है कि 31 जनवरी साल कौन सा, ये बताएं फिर आप। साल 2021, ये भी हो सकता है ना, आप बात देखें, मैंने तो साल 31 जनवरी साल 2021 से पहले। ये कैसे, ये जी बताइए, इनका इस्तीफा, इसका जवाब लेना पड़ेगा। नहीं अभी फिर या तो आप बता नहीं रहे, आप बताइए, आप तरीकेकार नहीं मुझे बता रहे। मैं देखिए बात ये है कि जिन बैसाखियों पे ये खड़े हैं वो बैसाखियां मजीद नालायकी और नाअहली का बोझ उठाने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नाअहली। देखिए ये अब ये पता है कि हुकूमत नाम लेना, बताएं किस बैसाखी में वो कह रहे हैं वोट लेकर आए, 1,70,00,000 वोट लेकर नहीं आए ना, वोट लेकर आए होते तो ये हाल होता, वोट लेकर आए होते। मुझे आप ये बताएं, आप आए नहीं, मुझे आप ये बताएं कि ये कैसी हुकूमत है, ये कैसी हुकूमत है जो अपोजिशन में थी तो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही थी। ये अपोजिशन में थी तो कही थी हुंडी से पैसा भेजो, ये कही थी पार्लियामेंट में हमला करो, ये कही थी बिल चला दो। और आज नहीं, हम नहीं कह रहे कि हुंडी से पैसा भेजो, हम ये नहीं कह रहे, नहीं। और आज हुकूमत में है, आज हुकूमत में है तो कश्मीर चला गया, आज हुकूमत में है तो मनशा तबाह है, आज हुकूमत में है, आज हुकूमत में कश्मीर पे नहीं, अभी हम जाते रहे, ये हमारी हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बता रही हूं ना कि इनकी ये परफॉर्मेंस ये है तो ये खुद इस्तीफा दे देंगे आपके 31 जनवरी तक। तो आज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह है, आज हुकूमत में सवाल पे जवाब पे आ जाए, मैं आपके सवाल का जवाब बता रही हूँ। इस नालायकी, 31 जनवरी तक ये तो कह लीजिए इस्तीफा इस नालायकी कश्मीर के हद तक सस्टेन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता सस्टेन। कौन तरीका इन्होंने नहीं बताया, मैं आपको बड़ा आसान इसका हल देता हूँ, अगर सेनेटर साहब एग्री करती हैं। वो क्या? आप काइंडली 1 फरवरी को प्रोग्राम हम दोबारा कर लीजिएगा। मुझे आपसे कमिटमेंट लेनी पड़ेगी, ऑन एयर आप कमिटमेंट ले रही हैं। और अच्छी सजेशन, आई वुड लाइक टू कम, चलिए जी, बुढ़ी साहब ये तय हो गया। और उस दिन जो कुछ मैंने कहा है, जो कुछ इन्होंने कहा है, वो चला दें। बिल्कुल 1 फरवरी को 2021 1 फरवरी 2021 आप आएंगी, मैं आऊंगी, और वो नताइज ना हुए जो आप इस वक्त कह रही है, तो फिर क्या होगा? देख लेंगे ना कि अगर वो नताइज ना हुए जो ये कह रहे हैं तो फिर क्या होगा? सब चले अब ये टुवर्ड्स द एंड ये मुझे बताएगा। देखिए नालायकी और नाअहली को कितना अरसा सस्टेन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। आपसे मैं जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है इस वक्त आप लोगों के लिए चैलेंज ये है कि यू हैव टू परफॉर्म वेल अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल ठीक है, तो ये अब आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है 2021 का। मैं अनवार साहब ये समझता हूँ कि देखें, जहाँ तक इकॉनमी का ताल्लुक है, उसके रिवाइवल का, उसका टेक ऑफ का, पाकिस्तान का हर इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है उसकी एक वाजे जो है उसको इंडिकेट कर रहा है कि आप रिवाइवल, और एक्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन उसी के अंदर ही है, ठीक है। और उसका भी फर्स्ट इंडिकेटर जो है लास्ट 2-3 मंथ्स में अगर आप देखते हैं तो उसका भी अब ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। हमारा चैलेंज इस वक्त ये है कि हमने महंगाई को ख़त्म करना है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इमरान खान ने, चाहे पुलवामा से चैलेंज शुरू हुआ, कश्मीर का चैलेंज शुरू हुआ, चाहे कोरोना का चैलेंज शुरू हुआ, उसके बाद पीडीएम का चैलेंज शुरू हुआ, या मच का बलोचिस्तान का चैलेंज शुरू हुआ, हर चैलेंज में इमरान खान सुरखरू हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये महंगाई वाला चैलेंज जो है इसमें भी इंशाल्लाह सुरखरू होगा। वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हुआ जाता है, लेकिन हमने वो 1 फरवरी की बात कर ली है। सैर कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब, थैंक यू सो फॉर जॉइनिंग अस। व्यूअर्स, आपने जरा एक हीटेड डिबेट थी, लेकिन हर किसी ने अपना अपना नुक्ता नज़र पेश किया, वो सुना। एक वक्फा लेंगे, अब आने वाले दिनों में बताएंगे, लेकिन 1 फरवरी को हम प्रोग्राम जरूर करेंगे इस मौजू पे, और सेंटर सैर कामरान और अहमद जवाद साहब मौजूद होंगे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो यही सवालात हम हारून रशीद साहब के सामने रखेंगे, जो नोटेड एनालिस्ट है, और उनके जवाब आपके लिए करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दोबारा लौट के आते हैं। प्रोग्राम सच के साथ रहिए। شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सीनियर तज्जियाकार कॉलम नवीस हारून रशीद साहब, जिनसे हम मुल्क की सियासत में जो इस वक्त चल रहा है इस हवाले से बात करेंगे, जो इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब। पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगा, अपोजिशन इत्तेहाद PDM बना और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने एहतजाजी जलसे भी किए, रैलियां भी हो रही हैं। गुज़श्ता कल मालाकंड में हुई, आज मौलाना साहब कह रहे थे कि कल यानी टुमारो लोरालाई में भी होगी। लेकिन कुछ उनकी सियासत के हवाले से, उनकी पेशरफ्त के हवाले से इबाम पाया जाता है। अगर लॉन्ग मार्च से ये आगाज़ कर लें, 31 जनवरी की डेट है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए वगैरह लॉन्ग मार्च होगा। बार के वक्त तो ज़िमनी इंतखाबात, सेंट इलेक्शन भी आ गए, लेकिन लॉन्ग मार्च का रुख पिंडी होगा या इस्लामाबाद? मौलाना साहब की गर्दान है कि पिंडी होगा और पीपल्स पार्टी का कहना है कि इस्लामाबाद होगा। आपकी क्या राय? होगा? और फिर अगर होगा तो उसकी मंजिल मकसूद क्या होगी? पहली बात तो ये है कि होने का इम्कान बहुत है, लेकिन 100% बहरहाल नहीं है। अच्छा। जो हम अंदाजे लगाते हैं। और दूसरी बात यह है कि रावलपिंडी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर रावलपिंडी में धरना देने की उन्होंने हमाकत की तो होगा तो उससे कुछ नहीं। इसलिए कि जब आप एक प्रेशर डालने की एक हद होती है, खौफ और दबाव ऐसे हथियार हैं जो बहुत सिलेक्टिवली यूज किए जाते हैं, तो उसको एक हद से ज्यादा इस्तेमाल करें तो फिर रिटेलिएशन होती है। और फौज जो है वो कोई इमरान खान की तरह नहीं है, वो सोच समझ के फैसले करते हैं। तो इसमें उनके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल DG ISPR साहब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा मंतक तो नजर नहीं समझ नहीं आती, लेकिन अगर आए तो चाय पानी पिलाया जाएगा। कल मौलाना साहब ने इख्तियारन कहा कि सिर्फ चाय पे ना टरखाया जाए, पिज्जा भी खिलाया जाए, और पिंडी की फिर दोबारा बात की। उन्होंने जो कहा वो कई साल पहले एक मैसेज उन्होंने भेजा था, जो अमेरिकन एम्बेसडर से भी उन्होंने कहा था। आपको याद है वो छोटे कद की जो अमेरिकन एम्बेसडर थी, जी पैटरसन साहब, मेरे साथ परचून का नहीं थोक का सौदा करें। वो ये कह रहे हैं तो मुझे कुछ दें, दिस इज हिज पॉलिसी, और ये उनकी आवाज़ से चली जाती है, कुछ दें। और वो समझते हैं कि इस वक्त वो कमान उनके हाथ में है तो कुछ ज्यादा दें। ये बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। लेकिन कल तो ये भी वजाहत हो गई अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से कि कोई बैकडोर राब्ते किसी किस्म के नहीं होंगे और ना ही सियासत में घसीटा जाए। तो फिर मौलाना साहब तो बड़े शातिर सियासतदान है, बड़े पुराने सियासतदान है हारून साहब, वो क्यों ये फिर बार बार मुतालबा कर रहे हैं? इसीलिए तो कह रहे हैं कि शातिर हैं, सियाने हैं, इसीलिए तो पिज्जा मांग रहे हैं। तो आपके ख्याल में पिज्जा भी नहीं मिलेगा और अगर गए तो चाय भी नहीं पिलाई जाएगी? पिज्जा उन्हें मिल सकता है, ये ना कहें पिज्जा नहीं मिल सकता, उसके साइज का मसला है। अच्छा, साइज का मसला। अच्छा, पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा। पीपल्स पार्टी आज भी नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे थे कि जी चाय भी हो पिज्जा भी हो, लेकिन जाना तो हमें इस्लामाबाद ही जाना चाहिए क्योंकि हुक्मरानों के खिलाफ धरना इस्लामाबाद। अगर वो मौलाना इससे मजीद रहेंगे कि रावलपिंडी जाना है तो पीपल्स पार्टी उनके साथ शामिल नहीं होगी, और जरदारी साहब इनसे ज्यादा, इससे कम काइयां नहीं है। अच्छा, वो फिर जैसे पहले उन्होंने बसात उलट दी थी इस्तीफों की, वो फिर अपना उनकी बसाल उलटने की कोशिश करेंगे। उनकी तरजीह क्या है जरदारी साहब की, ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। उनकी तरजीह ये है, नंबर 1 सिंध उनके हाथ में रहे। सिंध के सिवा तो कोई हुकूमत उन्हें कहीं मिल सकती ही नहीं है, और आखिरकार सिंध की भी जाएगी, एक वक्त आएगा। दूसरी बात यह है कि उनकी विरासत मुंतकिल हो जाए बिलावल को, और उसे सियासत करने की आज़ादी हो। यही गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के मौके पे उन्होंने कहा था, यही आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन लड़ने उन्होंने वक्त आ रहा है, और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में कोई कमजोर पार्टी नहीं है, बहुत सबसे ताकतवर नहीं है, लेकिन ऐसी भी कमजोर नहीं है जो कोई सीटें न ले सके। और वो मुमकिन है कोई ऐसी कोशिश करें कि अगर अपनी हुकूमत तो नहीं बन सकती, क्योंकि किसी कोलिशन में शामिल होने की कोशिश करें, ट्राई तो करेंगे। अच्छा, ये जरा जरूर बताइएगा। जी, आप बात मुकम्मल कीजिएगा। वो बिलावल के लिए और आसफा के लिए सिंध को महफूज रखना चाहते हैं, क्योंकि ये सियासत नहीं है जो वो कर रहे हैं ना, ये कारोबार है। दुनिया में भी, सारी दुनिया में भी सियासत कारोबार ही है, नमूद ज़ात के लिए और मादी मफादात के लिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था गांधी से कि अल्टीमेट एनालिसिस में सियासत एक मादी चीज है, तो वो उसके लिए महफूज रखना चाहते हैं। वो बिलावल का मुस्तकबिल को खतरे में नहीं डाल सकते।
रह गए नवाज शरीफ, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और मौलाना फजलुर रहमान जज्बा इंतकाम का शिकार है, क्योंकि इमरान खान की तौहीन बहुत करते हैं और ये तौहीन एक आलम दीन गवारा नहीं कर सकता है। अगर जब वो आलम दीन नहीं है मगर समझते तो आलम दीन है, दरसे निजामी उन्होंने मुकम्मल नहीं किया था वैसे। अच्छा अच्छा, ये मुझे बताएगा। अच्छा, अब ये भी इमरान खान की तौहीन करते हैं, लेकिन इसकी तौहीन हो रही होती है, उसको ये नहीं वो सोचता कि मैंने भी दूसरे की तौहीन किया। इन्होंने उसे यहूदियों का एजेंट कहा था, जो हम सब जानते हैं कि वो नहीं है, उसका बदतरीन मुखालिफ भी जानता है कि वो यहूदियों का एजेंट नहीं है। तो जब ये पख्तूनख्वा की तो सूबाई हुकूमत बनाने के लिए तमाम इंतजाम ये कर चुके थे, सरमाया फराहम कर चुके थे, पत्ते लगा चुके थे, और वो बसात उलट गई। बसात तो अल्लाह उलटता है, वो तो हालात का रुख जिस तरफ होता है जमाने का, उसी तरफ उसने जाना होता है। ओके, अब ये लेकिन वो ये बात फतवा, दो बातें नहीं भूल सकते। पख्तूनख्वा में उनकी बसात उलटती, और दूसरी बात यह है कि वो उन्हें मौलाना डीजल कर। ठीक, ये आपने कहा। और मैं आप थोड़ा सा इसकी भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने पीपल्स पार्टी की बात की। खबर आई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दावतनामा मिला है और जो अमरीकी नौ मुंतखब सदर हैं जो बाइडन, उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए वो 18 जनवरी को 4 रोज़ा दौरे पे अमेरिका जा रहे हैं। 19 जनवरी को यहाँ पर उन्होंने एहतजाज रखा हुआ है PDM ने। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पहले कहा जाता था, आप तो मुल्की सियासत और सहाफत को बड़े अरसे से देख रहे हैं, कि रोड टू इस्लामाबाद लाइज थ्रू वाशिंगटन। तो इसमें कोई ज्यादा मानिस तलाश करें? आप समझते हैं कि दावतनामा है, वो चले जाएंगे और अमरीकी नौ मुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत कर लेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? देखिए, स्कोप देखना होता है कितना है। अमेरिका इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि किसी को वजीर आजम बना दे। अगर 2 आदमी हो और उनमें 19-20 का फर्क हो पंजाबी मुहावरे के मुताबिक, तो मुमकिन है वो किसी सिचुएशन में हेल्प कर सकें। तो वो इस काबिल नहीं है कि बिलावल को वजीर आजम बनवा सकें। रह गई सिंध की वजारत आला, तो वो तो ऑलरेडी उनके पास है, और अगले इलेक्शन में भी अगर उनके मुखालिफिन मुत्तहिद नहीं हो सकते तो उनके पास जा सकती है, क्योंकि देही सिंध में कोई उनके खिलाफ काम कर रहा ही नहीं है। अगर पीर पगाड़ा ना होते तो पिछले इलेक्शन, दरअसल इलेक्शन ही नहीं होते। उन्हें भी ऑफर उन्होंने बात की थी, और वो फिर कभी किसी वक्त आपको बताऊंगा कि क्या ऑफर थी। वो इतनी पुरकशिश थी, बस पीर पगाड़ा ही सह गया। तो वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप खुद देख लें कि अगर एक जगह खिचड़े पड़े और एक जगह दूध पड़ा हो तो बिल्ली किस तरफ जाएगी? मुझे नहीं पता बिल्ली किस तरफ जाएगी। ठीक, ये बताएगा हारून रशीद साहब, PDM का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आता है? आज शिबली फराज साहब जो हुकूमती तर्जुमान है, वो कहते हैं किस्सा पारीन है। मौलाना फजल रहमान साहब कोयटा में गुफ्तगू कर रहे थे कि मुश्किलात है। PDM का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है, का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। जब जमाना बदलता है ना, अच्छा, तो हर वो चीज जो नाकस होती है, जब जमाना बदलता है उसे फना होना होता है। का कोई मुस्तकबिल है ना PDM का। पहले हमारा अंदाजा ये कि पहले PDM फना होगी। अच्छा, अब ये मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कहा PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं, हुकूमत पे मैं आता हूं। जरा ये ब्रॉडशीट एक एसेट रिकवरी कंपनी के फर्म के हवाले से आजकल बड़ी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। उनका इंटरव्यू चला, जो उनके CEO हैं, कुछ आप इस हवाले से बताएंगे कि ये 2003 में मुआहदा खत्म किया साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने। 2020 में आके वो बता रहे हैं कि नवाज शरीफ के भांजे अंजुम डार, जो हुसैन नवाज डिनाई कर रहे हैं, उन्होंने उन्हें $25 मिलियन की ब्राइब करने की कोशिश की, और उन्होंने ये मामला आर्बिट्रेशन कोर्ट में उठाया भी नहीं। तो हारून रशीद साहब क्या इसको समझते हैं? इस पे तो हुकूमत ने बैनुल वजारती कमेटी बना दी है इसके सीधे सीधे हकायक तश्त अज़बाम करने के लिए। और क्या अपना ये कमेटियां बनाएंगे? इस हुकूमत की कोई अहलियत ही नहीं, इस्तेदाद ही नहीं है। पता नहीं, हो सकता है कुछ कर रहे हैं या ना करें, कोई ढंग का आदमी मिल गया तो कर लेंगे। इसका एक पहलू जो है जिस पर मीडिया में किसी ने बात ही नहीं की, वो ये है जी, अमेरिका ने तहिया कर लिया था बेनजीर के साथ, उनके मामलात हो गए थे, और जरदारी साहब के साथ तो हो ही गए थे। जरदारी साहब तो SHO और पटवारी से लेके अमेरिका तक किसी से भी मामलात कर सकते हैं। तो वो मामलात हो गए थे, तो इसमें MI6 इन्वॉल्व थी, CIA इसमें इन्वॉल्व थी। फाइनली बरतानवी वजारत खारजा ने मुज़ाकरात किए थे, उसके नतीजे में बेनजीर के वापस आने का फैसला हुआ था। मुआहदे को बेनजीर ने वैसे इस तरह तोड़ दिया था तो वो वक्त से पहले आ गई थी। अच्छा, और मुआहदे इस तरह के तोड़े भी जाते हैं। अमेरिकियों के साथ बेनजीर की बेमिसाल अंडरस्टैंडिंग थी, और अमेरिका ने समझ लिया था कि मुशर्रफ के जाने का वक्त आ गया, इसलिए कि उकताहट का एक एलिमेंट होता है ना,
9-10 साल के बाद तो किसी से भी लोग उकता जाते हैं। लेकिन हारून साहब कथकलान माजरा 2003 में खत्म किया ना मुआहिदा, मोहतरमा तो 2007 में वापस वो आई। तो मोहतरमा जो है वो 2003 नहीं जी, मोहतरमा जो है वो 1983 से अमेरिका के साथ रब्ता में थे। ओके, ठीक जी, बात कीजिएगा हारून साहब। जी आप बात मुकम्मल कीजिएगा। तो अब नहीं, मेरी बात मुकम्मल हो गई। ये मुझे बताएगा। अमेरिका इसके पीछे था। ओके, अमेरिका तो देखिए, अमेरिका ने ज़ियाउल हक पे भी दबाव डालने की कोशिश की थी कि पीपल्स पार्टी से बात करें। ज़ियाउल हक माना नहीं था। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ यानी जब 79 जुलाई की, जब वो नहीं माना तो उन्होंने तो फैसला कर लिया कि वो ज़ियाउल हक के मुखालिफिन की मदद करेंगे। मगर ज़ियाउल हक एक तो अमरीकियों से ज्यादा काइयां निकला, उसको पता चल गया। उसका आदमी था अमरीकी एम्बेसी में। ये पहली दफा मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी तफसीलात भी कभी बता दूंगा। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में रूसी आ गए। वो जो ज़ियाउल हक ये फोर्सिंग कर रहा था कि अफगानिस्तान में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने अमरीकी सदर को अंगूठा दिखाया। उसने कहा $400 मिलियन ले लो। उसने कहा मुझे मूंगफली नहीं चाहिए, जाओ अपना काम करो। और नए अमरीकी सदर के साथ उसने अंडरस्टैंडिंग कर ली। ठीक, तो ये तो हालात देखिए, पॉलिटिक्स में सबसे अहम चीज क्या होती है? सिचुएशन। यस, अगर आप उसे समझ सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर आप समंदर की जाग की तरह आपका किस्सा था। अब ये मुझे बताइए ना, ये कावे मूसवी साहब जो सीईओ हैं, इनके जो इल्जामात हैं, आप समझते हैं इनके इल्जामात में वजन है कि $25 मिलियन इनको ब्राइब किया गया और गालिबन $2,87,00,000 हुकूमत को पे भी करना है हर जाना जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था? किसको ब्राइब किया गया? किसको ब्राइब किया गया? वो कहते हैं जी उनको ब्राइब करने की कोशिश की गई और नवाज शरीफ अच्छा, वो तो नवाज शरीफ खानदान की तो जो 70 साल की हिस्ट्री है वो ब्राइब करने और ब्राइब वसूल करने के सिवा क्या इसको पूरा इम्कान है का? और एक जिम्मेदार आदमी कह रहा है, ये उसमें मुकदमा करते हैं ना। वो बरतानवी अखबार पे शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था, जी कि मैं मुकदमा करूंगा। तो किया क्यों नहीं? वो कहते कर दिया ना डेविड रोज पे, तो कोई नहीं किया मुकदमा। कौन आपसे कहता मुकदमा? वो उनके जो अता तारड़ हैं, तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा डेविड रोज पे मुकदमा। अता तारड़ के कहने के क्या मानी है? पंजाबी का क्या वो है जरबल मसला, खाजत अगवा डड्डू। अच्छा, तो अब ये मुझे बताएं कि इसमें जाहिर बात है, एक तो लंदन का ये मामला आपके सामने रखा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी लंदन में है, साबिक वजीर आजम। वो उनको ईसीएल से वन टाइम वेवर मिला, उनकी हमशीरा और जो ब्रदर इन लॉ है उनकी तबीयत खराब है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लंदन में मौजूद है। आप ख्याल में क्या मुलाकातों में तय पाया होगा नवाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब से जिनकी मुलाकातें? ये मुझे क्या पता है क्या तय पाया। ये तो इस्लामाबाद में कुछ रिपोर्टर हैं जिनके इंटरनेट बहुत ऊंचे हैं, उनसे पूछे क्या तय पाया होगा। लोगों को तो ये भी पता होता है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। अच्छा, हम तो गैस करते हैं कि वो यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मिलके गए थे जी। तो उनको कहा क्या था, ये कराएं ये है कि रेड लाइन क्रॉस ना करें। अच्छा, तो रेड लाइन तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन लगता है कुछ असर हुआ क्योंकि उसके बाद चला जाए कुछ धीमा है। अच्छा, और मरियम नवाज साहिबा ने मालाकांड, बन्नू और अब लोरालाई में भी नहीं जा रही जिमनी इंतखाबात, अब ये लड़ने का सोच रहे हैं पीपल्स पार्टी। ये उसी का असर है, ये शायद खाकान अब्बासी के दौरे का असर। अच्छा, सेनेट इलेक्शन होता हुआ आप देख रहे हैं अपने वक्त पे हारून रशीद साहब? सेनेट का इलेक्शन में तो कोई डाउट ही नहीं है। तो पीटीआई तो कोई हादसा हो जाए अल्लाह ना करे वो दूसरी बात है, सेनेट के इलेक्शन में तो कोई डाउट ही नहीं। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आ जाएंगे और पीपल्स पार्टी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे सेनेट में, पीटीआई। तो अब जाहिर है ये तो बिल्कुल ऑब्वियस। तो अब ये जो 2021 के हवाले से मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं कि पीडीएम ने तो कहा था कि दिसंबर जो है, जनवरी नहीं देखेगी पीटीआई की हुकूमत। 2021 में सियासी माहौल आप किस तरह देख रहे हैं? सेनेट इलेक्शन भी स्मूथली हो जाएगा, जिमनी इलेक्शंस भी हो जाएंगे, तो क्या कोई सियासी दर्जात में कमी आ जाएगी या मामला इसी तरह चलता रहेगा, टॉक एंड फाइट? नहीं, दर्जा हरारत में कमी तो तब आती है ना जब एक फरीक थक जाए, ज्यादा थक जाए। इमरान खान के थकने का इम्कान कम है। अच्छा, बसीरत से असासी बसीरत तो वजीर आजम में नहीं है, लेकिन थकता नहीं है। अच्छा, और बाकी ये है कि ये इस तरह की एहतजाजी तहरीकों से कभी कोई हुकूमत कभी नहीं गई है। आप वट्टू के 17 वोट थे, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं कर सके तो इसके खिलाफ क्या करेंगे? और कभी मैं तो 50 साल से जर्नलिज्म, टू बी एग्जैक्ट 51 ईयर्स से प्रैक्टिकल जर्नलिज्म,
मैंने तो आज तक किसी एहतजाजी तहरीक से हुकूमत जाते हुए नहीं देखी, इल्ला ये कि वो बहुत लंबी सस्टेन कर जाए। जैसे 77 एक एक्सेप्शन है कि लोग समझते थे कि उनकी बहुत तौहीन की गई है, उनके वोट चुराए गए हैं, और दूसरी तरफ वो बहुत खौफजदा थे क्योंकि 2/3 मेजोरिटी भुट्टो साहब को मिल गई तो अपने मुखालफिन को तबाह कर दे, कर दिया ही था। मतलब इंडस्ट्री तबाह कर दी थी, मुखालफिन 50,000 आदमी जेल में थे जब भुट्टो साहब गए हैं, और कत्ल भी उन्होंने कराए थे। अब ये तो भुट्टो साहब तो शहीद हो गया ना, बेनजीर भी शहीद हो गई। एक तो ये कौम ऐसी है कि इसको ताकतवरों पे तर्ज बढ़ाता है, वरना महज एहतजाजी तहरीक से हुकूमत कभी जाती नहीं है। रेट तो कमजोर पड़ती है ना? रेट तो हुकूमत की है ही कोई नहीं, और उसकी दो वजूहत हैं। एक ये है दबाव है, और एक ये कि हुकूमत करना आती किसको है। फैसल बावटे तो नहीं हुकूमतें चलाया करता ना। ठीक, बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब हमसे गुफ्तगू करने का, और जो मुल्क की सियासत है उस पर अपना बेबाक तज्जिया हमारे साथ शेयर करने का। व्यूअर्स, आज हमने 2 हिस्सों पे अपनी गुफ्तगू को मुश्तमिल रखा। पहले हिस्से में सियासी पैनल था और ये सवालात रखे जो ब्रॉडशीट के जानिब से इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, और दूसरा PDM की सियासत, इसका मुस्तकबिल। आपने आरा सुनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं की भी, और एक कैंडिड ओपिनियन सुना जर्नलिस्ट एनालिस्ट का। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जनवरी में अब हम इस वक्त मौजूद हैं, तो साल 2021 में आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। आप देख रही है कि ऊँट किस करवट बैठता है, जैसे हारून रशीद साहब ने कहा। ये हम इस पर कोई खुद से तो नहीं ऐलान कर सकते या बता सकते, लेकिन जो हालात है उनका अहाता ज़रूर आपके सामने करते रहेंगे। प्रोग्राम सच के साथ में गुफ्तगू कैसी लगी, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से जरूर वाज़ेह। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही सेहत रही तो आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।